हाय एवरीवन, आपका मोर स्टडी क्लासेस में वेलकम है। आज हम अपनी पहली क्लास मिडिवल हिस्ट्री से शुरू करने जा रहे हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत, बात आती कहाँ से शुरुआत हुई, क्या टाइम पीरियड है, किसके समय से स्टार्ट होता है, तो नोट करिएगा। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में भारत में छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। 7 से 12वीं शताब्दी का समय भारत में सामंतवाद के उदय के रूप में देखा जाता है। इसी समय काल को इतिहासकारों ने तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी है। एक अल्बर रूनी ने कथन कहा है कि इस समय के भारतीय जितने संकीर्ण विचारों के थे उतने इनके पूर्वज नहीं थे। 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसी प्रकार आगामी 300 वर्षों तक भारतीय राजनीति अरबों व तुर्कों के बीच झूलती रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसे दिया जाता है, तो तुर्कों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तुर्कों को दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण 712 ईडी में हुआ। इसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कहाँ का था? ताइफ का था। यह मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी उमैद का सेनापति था। इराक के राज्यपाल हय्याज का दामाद था। कहाँ का था ये? इसका जन्म ताइफ में हुआ था। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी उमैद का सेनापति था व इराक के राज्यपाल हय्याज का दामाद था। इसने किसके खिलाफ आक्रमण किया? सिंध का ब्राह्मण राजा दाहिर के खिलाफ किया। इसका आक्रमण गजबाए हिंद के नाम से जाना जाता है। भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण हुआ। जजिया कर सर्वप्रथम कासिम ने लगाया। भारत पर 2 असफल अरबी आक्रमण भी हुए, जिनके सेनापति उबदल्ला और बुदैल थे। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात थी कि प्रथम सफल अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईडी में किया। सिंध का ब्राह्मण राजा दाहिर के खिलाफ किया। इसका आक्रमण गजबाए हिंद के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर इसी ने लगाया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। भारत पर इन आक्रमणों के परिणाम, अब आक्रमण हो गया तो कुछ ना कुछ तो बाद में भी घटित होगा। चरक संहिता व पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर अल फाजरी ने किताब उल जिज लिखी। किसने? भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर अल फाजरी ने किताब उल जिज लिखी। अरबों के आक्रमण के 250 साल के बाद मध्य एशिया में प्रांतीय विघटन होने पर तुर्क के आक्रमण प्रारंभ हुए। यानी मध्य एशिया में अरब और तुर्क थे, तो वहाँ पे तुर्क के लोग भी आना स्टार्ट किए। तुर्क मुसलमान थे कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ये निवास करती थी। इनको लड़ाकू जात कहा जाता था। ये उमैया वंशी मुसलमानों के संपर्क में आकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया। ये वास्तव में मुसलमान नहीं थे, ये किसी के दबाव में आकर, किसके दबाव में? उमैया वंशी मुसलमानों के संपर्क में आकर इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। अब भारत पर तुर्क का आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण सुबुक्तगीन करता है। गजनी साम्राज्य व यामनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन का यह दास था। सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में पहला तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। ठीक है, पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया। ये कौन था? अल्पतगीन का दास। अल्पतगीन कौन था? गजनी साम्राज्य व यामनी वंश का संस्थापक। 986 ईस्वी में पहला तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। इसके बाद अब महमूद गजनवी आता है। यह 998 से 1030 तक रहता है। ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इसकी उपाधि बुद्ध किशन व मूर्ति भंजक थी। इसका वंश यामनी वंश था। ये गजनी का राजा था। इसके आक्रमण का उद्देश्य केवल धन लूटना व मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगातार 17 बार इसने अटैक किया। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या थी? इसकी उपाधि बुद्ध किशन और मूर्ति भंजक थी। मूर्ति भंजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सोमनाथ के मंदिर को लूट कर उसका सिर वाला जो हिस्सा था ये अपने साथ गजनवी ले गया था।
गजनी ले गया था जहाँ का ये राजा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रमुख अटैक, गजनी का प्रथम आक्रमण सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पे था। फिर वहिंद का प्रथम युद्ध 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट हुआ। फिर हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। आप समझिए कि वहिंद का प्रथम युद्ध 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट हुआ। अब हिंदू शाही शासक जयपाल को इसने हराया, यानी उधर हरा के आया था। फिर जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को अपना राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। वो इतना शर्मिंदा हो गया। अब गजनी का महत्वपूर्ण आक्रमण 1006 ईस्वी में मुल्तान विजय, ये कहाँ है? भेरा के निकट आनंदपाल को हराया। अब आप समझिए कि उसने अपने जयपाल को हराया। जयपाल ने अपना साम्राज्य आनंदपाल को सौंपा। आनंदपाल भी अड़ियल आदमी था, उसने भी बदला लेने की ठानी और गजनवी पर अटैक करता है मुल्तान विजय, जिससे गजनवी मुल्तान विजय करता है। 1006 ईस्वी में भेरा के निकट आनंदपाल को हराया। फिर वहिंद का द्वितीय युद्ध होता है 1009 ईस्वी में, इसमें आनंदपाल की निर्णायक पराजय हो जाती है। 1006 में जो आनंदपाल को उसने हराया तो स्तंभ करके भाग गया। 1009 में वह पुनः वापसी करता है आनंदपाल, तो इसे वहिंद का द्वितीय युद्ध बोला जाता है। उसमें निर्णायक हार होती है। 1018 ईस्वी में सबसे पहले इसने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल को हराया। सेकंड, बरन बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हराया। थर्ड, मथुरा के शासक बुलचंद को हराया। 1018 में इसने 3 आक्रमण किए। पहला, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल को हराया। दूसरा, बरन बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हराया। तीसरा, मथुरा के शासक बुलचंद को हराया। फिर छठा करता है 1019 में हिंदू शाही राजा त्रिलोचन को हराया। फिर एक इसका गुजरात अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुजरात अभियान काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा। वहाँ का शासक चालुक्य भीम प्रथम था। यह महमूद गजनवी का सर्वाधिक मुख्य आक्रमण माना जाता है। अगर ऑप्शन में गुजरात अभियान ना दिया हो, अब पूछे सर्वाधिक मुख्य आक्रमण कौन था, तो वह मुल्तान की विजय थी। गजनवी अकूत धन संपदा लौटकर रेगिस्तान के रास्ते अपने गजनी लौट जाता है। गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है, क्योंकि जब ये वापसी कर रहा था रेगिस्तान के माथे, तो सिंध का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर जाट रहते थे। जाटों ने इसे परेशान किया, तो जाटों को दमन करने के लिए यह 1027 में पुनः वापसी करता है और जाटों का दमन करता है। लेनपुन इनके बारे में लिखता है कि महमूद एक सेनानी, साहसी, अविजय शासक था जिसमें अपार मानसिक व शारीरिक शक्ति थी। चलिए आगे चलते हैं। दरबारी कवि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दरबारी कवि फिरदौसी, इसे फारसी कवि जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, इसकी बुक शाहनामा। फिर आते हैं उलवी, इनकी किताब उल यामनी। बैहाकी, इनकी किताब तारीख़ सुबुक्तगिन। चौथे अलबरूनी, यह भारत आया था, इसकी किताब थी किताब उल हिंद। गजनवी द्वारा जारी सिक्के एक और अरबी तथा दूसरी ओर संस्कृत भाषा उत्तीर्ण थी। ये हमारे थे मोहम्मद गौरी। कहाँ अटैक हुआ, किस वंश के थे, कौन दरबारी कवि थे, कैसे सिक्के चलाए, हर एक बात की पॉइंट टू पॉइंट बात नोट की गई है। आप इसे कृपया नोट करिएगा, आपको बहुत काम आएगा। अब आगे चलते हैं। अब मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। सॉरी, वो मोहम्मद गजनवी के बारे में बता रहा था, मेरे मुँह से मोहम्मद गौरी निकल गया। अब मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। इनका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका उपनाम सिहाबुद्दीन, दूसरा मोहम्मद बिन शाम। अफ़गानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गैर कबीलों का उद्भव हुआ। वहाँ का एक वंश था संसबानी, ये उसी का शासक था। गौरी भारत में तुर्की राज का संस्थापक तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौरी भारत में तुर्की राज का संस्थापक तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। गौरी 1175 ईस्वी से 1205 तक भारत पर कई बार आक्रमण किए। गौरी के प्रमुख आक्रमण, पहला मुल्तान विजय 1175 से 1178 AD तक। फरमाथी मुसलमान तथा भट्टी राजपूतों को हराया। आज में नोट करिएगा पूरी बात। इसका उपनाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा वंश था? ससबानी वंश था। गौरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को बोला जाता है। मुल्तान विजय 1175 से 1178 AD तक हुई। फिर अगला, गौरी के प्रमुख आक्रमण, मुल्तान विजय हो गया। दूसरा, गुजरात अभियान
1178 ईस्वी में चालुक्य की रानी नाइक देवी तथा उसके पुत्र भीमद्युति से मूलराज के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने मिलकर गौरी को हराया। यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। फिर पंजाब तथा लाहौर अभियान, इसका शासक मलिक खुसरो था। 1189 में इसने पेशावर को जीता, 1181 में इसने लाहौर को जीता, 1185 में इसने सियालकोट को जीता और 1186 में लाहौर को पुनः जीता। ठीक है, नोट कीजिएगा। गौरी की प्रथम पराजय कब हुई है? गुजरात अभियान में। किसने की है? चालुक्य रानी नाइक देवी और उसके पुत्र भीमद्युति तथा मूलराज ने गौरी को हराया। फिर भटिंडा विजय 1189 में लाहौर को केंद्र मानकर पृथ्वीराज चौहान के दिन भटिंडा दुर्ग को जीता। तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता था, क्योंकि दिल्ली में बैठा था पृथ्वीराज चौहान और उसका एक दुर्ग था भटिंडा में। भटिंडा में एक दुर्ग था लाहौर के पास, तो उसने भटिंडा दुर्ग को जीत लिया। तो वहाँ का तत्कालिक कारण बना तराइन के प्रथम युद्ध का। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हरियाणा में लड़ा गया। पृथ्वी ने गौरी को दूसरी बार भारत में पराजित किया। ठीक, पहली बार भीमद्युति और नाइक देवी ने गुजरात अभियान में हराया। दूसरी बार पृथ्वी ने गौरी को दूसरी बार भारत में पराजित किया तराइन के प्रथम युद्ध में। अगर यही दो बुरी तरह से हराते भारतीय, हराया बुरी तरीके से, उदारता के कारण इन्हें वापसी रहने दिया। ये सबसे बड़ी कमी हमारे भारतीय नेताओं में थी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वी की निर्णायक हार होती है। पृथ्वीराज चौहान की बहुत बुरी हार करता है। गौरी ने दिल्ली, झांसी, मेरठ, समाना, अलीगढ़ यानी उत्तर भारत का अधिकांश भाग उसने जीत लिया था। इसी के दरबारी कवि चंद्रबाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौड़ ले गया था, जहां चौहान ने शब्दवेदी बाणों से गौरी की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चंदावर का युद्ध, कहा जाता है कि उन्होंने शब्दवेदी बाण से गौरी की हत्या कर दी थी, पर ये काल्पनिक है। चंदावर का युद्ध 1194 में कन्नौज के खिलाफ गहड़वाल वंशी राजा जयचंद को हराया। इस विजय के बाद गौरी ऐबक को वायसराय नियुक्त कर दिया जाकर अपने गजनी लौट जाता है। ऐबक ने गौरी के जाने के बाद गुजरात, बुंदेलखंड, रणथंभौर को जीता। गौरी के अन्य सेनापति थे बख्तियार खिलजी, जो साउथ दक्षिण भारत को जीतते हैं, बख्तियार काकी। उन्होंने 1197 में बिहार, 1202 में बंगाल को जीता। नालंदा व विक्रमशिला विद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने ही किया था। अब इसके दरबारी को भी आपको भी बताते हैं कौन था। खोखर विद्रोह 1205 पंजाब हुआ। गौरी इस विद्रोह को दबाने स्वयं भारत आता था। जब ये दबा के वापस जा रहा था तो इसे सिंधु के निकट यानी भारत में ही इस सिंधु के निकट इसकी मृत्यु हो जाती है। गौरी के आक्रमण के परिणाम क्या हुए? भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। प्रशासन की भाषा फारसी हो गई। भारत में नवीन नगरों की स्थापना हुई। मोहम्मद हबीब ने इसे नगरी ग्रंथ की संज्ञा दी है। गौरी के कांस गणेश लक्ष्मी तथा कलमा खुदा था। गौरी के साथ एक प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ हुआ। हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपने कृपया लिखिएगा। आपको मैं ये बता दूं, जितने भी यूट्यूब पे पेड क्लास चलते हैं उन सारे पेड क्लास का ये एक समरी आपको दी जा रही है। ये यूट्यूब पे आपको निःशुल्क मिलेगी। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बस मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कौन से पेड वीडियो हैं, और आप यकीन मानिए मेरा, जितनी पेड वीडियो यूट्यूब पे चलती हैं हर एक चैनल का एक निचोड़ है, और कुछ चैनलों का किसमें बहुत ही पॉइंट नोट किए गए हैं। कुछ मेरे हैं, कुछ उनके हैं, कुछ और के। आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात मिल रही है। इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।